So have you noted? 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, ट्यूब का टोटल लेंथ है। उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ट्यूब का टोटल लेंथ यहाँ पे जो 40 सेंटीमीटर है, गैस इसका अंदर से सब कुछ कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका अंदर 40 सेंटीमीटर गैस है तो उसका वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर का टर्म्स में है। 40 सेंटीमीटर है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं है। तो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। तो नेक्स्ट में देखो, गया नहीं। तो और एक क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया था ये क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स में आया था। जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होगा। चार्ल्स लॉ मैंने पढ़ा है क्या, चार्ल्स लॉ? अच्छा, पहले चार्ल्स लॉ पढ़ा लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो व्हाट इज चार्ल्स लॉ? प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है, तो ऐसे वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा कोई भी गैस में, तो उसको तो मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल at constant pressure and number of mole. The volume of a given mass of a gas is directly proportional to its temperature in absolute scale, that is Kelvin scale. So this is Charles law. Is that clear? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब V इज इक्वल टू a proportionality constant into K, that is K into T. So you can say V by T is equal to K. So that means you can say V1 by T1 is equal to V2 by T2 is equal to V3 by T3. तो V3 by T3, this is called Charles law. तो in चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था चार्ल्स लॉ का, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273 parts of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise
or fall of temperature. The volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273 parts of the volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall of temperature. ठीक है? So this is the experimental observation. इसका मतलब क्या है? If volume of a given mass of a gas at 0 degree Celsius is equal to V0, then volume of that gas at 1 degree Celsius will be V0 plus V0 by 273. Now same volume of that gas at minus 1 degree Celsius, then it will be V0 minus V0 by 273. Now volume of that gas at 2 degrees Celsius, then it will be V0 plus V0 by 273 plus V0 by 273 means V0 plus 2V0 by 273 according to this experimental observation. Similarly, you can say volume of the gas at T degree Celsius is equal to V0 प्लस इसमें 2 डिग्री था तो 2 डिग्री में यहाँ पे क्या हो गया V0 इंटू टी हो गया 2 हो गया 2 डिग्री में 2 हो गया तो T डिग्री में V0 प्लस V0 टी बाई 273 होगा. Okay. Now volume of the gas at minus T degree Celsius लेंगे. हाँ V0 प्लस V0 टी बाई 273 V0 हाँ होल्ड नहीं होगा होल्ड नहीं मेरा वो लाइन बढ़ गया थोड़ा सा. तो V0 माइनस V0 टी बाय 273. तो अगर हम टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस कर पाए तो ये V0 माइनस V0 273 बाई 273 यस तो 0 हो जाएगा. ठीक है. हाँ तो हम लोग क्या कर दिए -273 डिग्री सेल्सियस को 0 केल्विन कर दिए. एब्सोल्यूट एक्चुअली -273 पॉइंट कुछ है ये. हाँ तो -273.15 ऐसे कुछ है वो एग्जैक्ट है लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली इतना वैल्यू लेते हैं. हाँ ये टेम्परेचर अभी तक लेबोरेटरी में हो नहीं पाया. ओके इतना कम टेम्परेचर हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए और इससे कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करना तो दूर की बात है. हाँ हाँ नहीं हाँ गैस तो लिक्विफाई कर रहा है. हाँ गैस लॉ वैलिड नहीं रहेगा. तो ये टेम्परेचर को हम 0 केल्विन ले लिए तो अगर -272 डिग्री सेल्सियस लेंगे इसमें से एक बढ़ाए तो 1 केल्विन होगा. तो ये अगर -263 डिग्री सेल्सियस तो कितना केल्विन 10 केल्विन. तो लो टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी हो जाता है. ठीक है जो कंडक्टिविटी है बढ़ जाता है. हाँ
नायोबियम ये सब है, तो उस पे रिसर्च चल रहा है सुपर कंडक्टिविटी पे, जितना कम हाँ 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 हाँ। तो ये हो गया, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो 273 केल्विन आएगा। ओके। तो अगर T डिग्री सेल्सियस लेंगे, ये आएगा 273 प्लस टी केल्विन। ओके। तो हम लोग नया स्केल लिए, ये केल्विन स्केल। तो ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला क्या था, वी टी इज इक्वल टू वी जीरो कॉमन ले लो, 1 प्लस टी बाई 273। तो इसको लिखोगे वी जीरो इंटू 273 प्लस टी बाई 273। ठीक है। तो ये आ गया। तो 273 प्लस टी को हम लोग एक नया स्केल दिए, उसका कैपिटल टी लिखते हैं। तो मतलब वी टी क्या होगा, वी जीरो इंटू कैपिटल टी बाई 273। तो अगर वॉल्यूम वी टू है तो टेम्परेचर टी टू होगा। अगर वॉल्यूम वी वन है तो टेम्परेचर टी वन होगा। ओके। तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो वी टू बाई वी वन को डिवाइड कर देते हैं, वी टू बाई वी वन, तो कितना होगा, टी टू बाई टी वन होगा। तो मतलब वी टू बाई वी टू बाई टी टू हो गया, वी वन बाई टी वन हो गया। तो ऐसे करके वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ प्रूव हो गया। ओके, ये एक्सपेरिमेंट से आया, लेकिन ये सब वर्क होने के बाद ये फाइनल है। ओके। यस। नहीं नहीं, ये जानकारी के लिए चाहिए, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं। ये आजकल 9th 10th क्लास में पूछता है, आप अभी पूछेगा नहीं, इसे नहीं चाहिए ऐसे। तो मतलब हाँ हाँ हाँ, वही लेस देन 10 ईयर्स ही लगा, 3 to 4 ईयर्स लगा उनको एक्सपेरिमेंट। उस समय तो टेक्नोलॉजी और अपरेटस इतना एडवांस नहीं था। तो अभी हम लोग चार्ल्स लॉ जो है, वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केल्विन स्केल नया स्केल लेना है। ओके। तो मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। तो उसके बाद अभी हम लोग दो लॉ पढ़े, एक बॉयल्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। इसमें क्या है, n और t कांस्टेंट, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इसमें हम लोग पढ़े n और p कांस्टेंट। हाँ, अगर हम इस दोनों को कंबाइन कर देंगे, V इज प्रोपोर्शनल टू t बाई p हो जाएगा। तो इसमें n कांस्टेंट होगा, खाली n कांस्टेंट होगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू t बाई p, मतलब pv बाई t इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, कि कांस्टेंट होगा। हाँ बॉयल्स लॉ। हाँ, ये चार्ल्स लॉ। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, खाली n को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बाइंड गैस लॉ। हाँ, तो पीवी बाई टी इज कांस्टेंट, तो इसको लिख सकते हैं पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू।
तो ये हो गया। हाँ, वो आइडियल गैस इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर एवोगाड्रो लॉ इसमें ऐड हो जाएगा, एवोगाड्रोस लॉ। तो ये हो गया कंबाइंड गैस लॉ, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। तो ये कंबाइंड गैस लॉ जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, मतलब गैस एक जगह से दूसरी जगह गया तो इसमें मोल्स कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेस करके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो इसका इक्वेशन बेस करके एक क्वेश्चन है। एक एक ट्यूब का अंदर एक ट्यूब है, जेई एडवांस का है। इसका जो लेंथ है, ये ट्यूब का लेंथ है 1.52 मीटर, और इसका लोअर हाफ में गैस है, सॉरी ये गैस है। अपर हाफ में मर्क्यूरी है। इसका लोअर हाफ में गैस है, तो इसका अपर हाफ में 1.52 मीटर। तो इसका लोअर हाफ, ये इसका हाफ है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और आधा है। अपर हाफ में मर्क्यूरी है। ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, मतलब गैस आगे पीछे नहीं हो रहा। गैस मर्क्यूरी बैलेंस्ड है, यहाँ पे मर्क्यूरी है, दिस इज मर्क्यूरी। इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 300 केल्विन में मेंटेन किया गया। 300 केल्विन, समझ में आया कि नहीं? 1.52 मीटर का लेंथ है, लोअर हाफ में गैस है, अपर हाफ में मर्क्यूरी है। इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, T2 चेंज हो गया। तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे ताकि इसका जो मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरी आधा नीचे गिर जाएगा। ये ओपन वेसल है, मर्क्यूरी फुल है, यहाँ तक मर्क्यूरी है, फुल है। तो इसका मर्क्यूरी क्या हो गया, 1/4 रह गया। इसको हीटिंग किए तो गैस एक्सपांड किया। गैस एक्सपांड करने के बाद गैस हो गया 3/4 और मर्क्यूरी हो गया हाफ का हाफ रहेगा। हाफ का हाफ मतलब 1/4 रहेगा, टोटल लेंथ का 1/4 रहेगा। हाँ, टोटल लेंथ का 1/4 रहेगा मर्क्यूरी, आधा गिर जाएगा, आधा नीचे आ गया। तो फाइनल टेम्परेचर कितना करेंगे, what should be the final temperature so that half of the mercury will come out of the tube and half will remain। आपका हाफ रिमेन मतलब 1/4 रहेगा, और गैस मर्क्यूरी गिर गया तो गैस ऊपर उठ जाएगा और ये 3/4 होगा। तो ये मेरे को चाहिए फाइनल टेम्परेचर, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करके बताओ। मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
टेम्परेचर बढ़ेगा ना, कम नहीं होगा। हाँ, ये सही है। 337.5 सही है। दिस इज करेक्ट आंसर। अब देखो, हाँ 337.5 है इसका आंसर। ये जेई फिजिक्स में आया था। 337.5 ना, 330। हाँ, ऐसे कुछ है। अब देखो, ये इसमें फॉर्मूला, इसमें जो है प्रेशर, इसका देख लो P1 कितना है, इसका V1 कितना है, और इसका P2 और V2। तो क्योंकि यहाँ पे जो गैस है, वो गैस तो कहीं जा नहीं रहा है, कहीं से गैस यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे गैस का नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कांस्टेंट है। तो इसमें फॉर्मूला, हाँ, इसमें फॉर्मूला लगेगा P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। ये फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि n तो कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला ही इसमें यूज होगा। अगर ये फॉर्मूला यूज हुआ तो हम सबका वैल्यू निकाल देते हैं। इसका प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे गैस का प्रेशर होगा मर्क्यूरी का प्रेशर प्लस ओपन है तो एयर का प्रेशर। ठीक है, तो मर्क्यूरी का प्रेशर कितना है, 1.52/2, मतलब 0.76 मीटर, मतलब 76 सेंटीमीटर। तो प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी प्लस प्रेशर ऑफ एयर, तो 76 सेंटीमीटर है, मतलब 1 एटमॉस्फेयर। एयर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया 2 एटमॉस्फेयर। समझ में आया कि नहीं, बोलो। मर्क्यूरी का प्रेशर है 1.52/2, मतलब कितना हुआ, 0.76 मीटर, मतलब 76 सेंटीमीटर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर। तो मर्क्यूरी का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, एयर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर हो गया 2 एटमॉस्फेयर। लेकिन इसमें प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी प्लस प्रेशर ऑफ एयर। इसमें मर्क्यूरी का प्रेशर इसका 1/4 हो गया, तो 0.38, मतलब 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर है, 1.52/2, 0.38/4 ना, बाई 4, 0.38 मीटर, मतलब 38 सेंटीमीटर। तो ये अगर 38 सेंटीमीटर होगा तो हाफ एटमॉस्फेयर होगा, हाफ एटमॉस्फेयर। एयर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। हाँ, वो भी कर सकते हो, नहीं तो बोलोगे नहीं सर मैं मर्क्यूरी सेंटीमीटर में करूँगा, तो 38 प्लस 76 एक कर दो, एक 114 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया 76 76 152 सेंटीमीटर ऑफ। ठीक है, ये ले लो, नहीं तो एटमॉस्फेयर में ले लो। जो भी करना है दोनों का यूनिट सेम लेना है, क्योंकि इधर यूनिट सेम लेंगे तो कैट कट होगा, नहीं तो कट, उसका डायमेंशन सेम नहीं होने से प्रॉब्लम होगा। वॉल्यूम V1 कितना है, इसका वॉल्यूम तो दिया नहीं है, इसका वॉल्यूम कैसे करें, ये दोनों में कितना, ये अगर, हाँ, ये हम ले लेंगे A/L, ले लो। ये होगा A/L + L/2, सही है कि नहीं।
क्योंकि ये अगर एल होगा, ये अगर इतना तक एल होगा, इतना L/2 और L/2 और बढ़ गया ना, ठीक है नहीं, तो ये हो गया मतलब 3LA/2। ठीक है, अब ये अप्लाई करो P1 V1। प्रेशर इसका कितना है P1 152 लिख दो, ठीक है 152 इंटू V1 इसका कितना है A इंटू एल बाई T1 300 इज इक्वल टू इसका P2 कितना हो गया 114 इंटू V2 कितना है 3LA/2 इंटू T2 चाहिए। ठीक है, एल कैंसिल हो गया, अब T2 337.55। ठीक है, नहीं तो प्रेशर इसका ले लो 2 एटमॉस्फेयर, तो 2 इंटू इसका वॉल्यूम ले लो V/300, इसका प्रेशर ले लो 1.5 माने 3/2 एटमॉस्फेयर, इसका वॉल्यूम होगा, ये अगर V है तो V प्लस V/2 3V/2, ये टेम्परेचर T2। ठीक है, तो ये सॉल्व करना आसान है, V कैंसिल हो गया तो T2 आ जाएगा। तो ऐसे करो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हाँ हाँ, नीचे ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो जितना भी रहेगा डिजिट में अगर उसका वैल्यू लोगे तो आसानी होगा, अगर डेसिमल या कोई ऑड नंबर पे लोगे तो मुश्किल होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? तो और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बीरबल अकबर पे है। ठीक है, बीरबल अकबर स्टोरी सुने हो, बीरबल वाज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड क्लेवर। वो अकबर को बहुत इम्प्रेस किया था बीरबल, तो इसलिए बीरबल को बहुत, नवरत्न जो होता है ना, 9 जेम्स इन बीरबल्स दरबार, 9 जेम्स थे, उसमें अकबर वाज द प्रोमिनेंट। ठीक है, तो हाँ, अकबर का 9 जेम्स थे, तो उसमें बीरबल एक था, बीरबल तानसेन ये सब थे सब लोग। ओके, तो एक बार बीरबल अकबर अ, एक स्विमिंग पूल जा रहे थे। ठीक है, तो स्विमिंग पूल का डेप्थ कितना है भी अकबर पूछे, तो बीरबल ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। ओके, बीरबल ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके स्विमिंग पूल का डेप्थ बता दिया, और अकबर सोचा कि बीरबल ऐसे ही हवा में बोल रहा है, इसका डेप्थ उसको कैसे मालूम होगा। वो बोला मैंने मेजरमेंट कभी नहीं किया, मैं बता रहा हूँ ये सही होगा। तो अकबर ने मेजरमेंट किया तो एग्जैक्टली सही निकला। तो बीरबल ने क्या किया था मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्विमिंग पूल ऐसा है, ऐसा है स्विमिंग पूल, तो उसका डेप्थ नापना है ना, तो व्हाट शुड बी दिस लेंथ। तो उस समय स्विमिंग पूल ऐसे बनाते थे, उस समय इसका डेप्थ निकालना है, तो डेप्थ मैंने ले लिया डी। ओके, डेप्थ ले लिया डी। तो इसका डेप्थ बिना मेजरमेंट करके कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ तक पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नीचे से कुछ एयर बबल निकलेगा, सब कुछ एयर बबल निकल रहा है। तो जब ऊपर, पार्डन, पहले से किया है उसको मिटा देता है। तो इसका एयर बबल सपोज नीचे से आ रहा है, नीचे से एयर बबल जब ऊपर आएगा वो बड़ा हो जाएगा।
सही है। तो नीचे से एयर बबल जब आएगा वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो एयर बबल नीचे रहेगा उसका अंदर क्या होगा, एयर रहेगा। तो ऊपर आएगा तो उसका एयर का साइज बड़ा हो जा रहा। क्यों बड़ा हो जा रहा? क्योंकि यहाँ पे हाँ प्रेशर घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर आएगा प्रेशर ड्यू टू एयर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर होगा। सही है? तो यहाँ पे जो प्रेशर P1 होगा प्रेशर ड्यू टू एयर होगा, प्रेशर ड्यू टू वाटर होगा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर ड्यू टू ओनली एयर होगा। ठीक है? तो यहाँ पे प्रेशर, दोनों का प्रेशर अगर मिल गया और दोनों का वॉल्यूम मिल गया, ठीक है, तो प्रेशर मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, और टेम्परेचर, हम लोग इसका टेम्परेचर दोनों सेम ले सकते हैं या दोनों डिफरेंट ले सकते हैं। हाँ ना, प्रेशर टेम्परेचर एक्चुअली सेम नहीं होता है, लेकिन अगर डेप्थ ज़्यादा नहीं है तो टेम्परेचर सेम होगा। अगर डेप्थ ज़्यादा है, हाँ हाँ हाँ, ये क्या होता है ना, मान लो समुंदर में पानी ज़्यादा रहता है, तो या लेक, कोई बड़ा सा लेक ले लोगे तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो पानी बहुत ज़्यादा है तो सरफेस में पानी होगा, सनलाइट से एक्सपोज होके उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन वाटर इज नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जितना अंदर जाओगे उसका टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे टेम्परेचर सेम है, इसका T1 और इसका T2 सेम है, क्योंकि स्विमिंग पूल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, पानी तो कम रहेगा ना, तो टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर एग्जैक्टली इक्वल कभी नहीं होगा, 0.1 0.4 0.3 थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन हम इतना अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करते हैं, दोनों टेम्परेचर को सेम ले लेते हैं। ठीक है? दोनों टेम्परेचर अगर सेम ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। मैं जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ, अगर टेम्परेचर सेम है तो हम ले सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, ये बॉयल्स लॉ है। ठीक है? तो ये बॉयल्स लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बॉयल्स लॉ अप्लाई करके हम लोग इसका डेप्थ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हाँ, एच रो जी। तो प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, प्रेशर ड्यू टू एयर और वाटर लेंगे, तो प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस वाटर लेंगे, तो प्रेशर ड्यू टू एयर क्या होगा, ये 1 एटमॉस्फेयर होता है। हम पढ़े थे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101, नहीं तो इसको ऐसे लिख दो 1.01325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे प्रेशर हम ले लेंगे 1.01325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ले लिए प्रेशर, प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर होगा एच रो जी। हाँ मैंने तो यहाँ पे ले लिया ना, इसको अगर 1.01 लिखोगे, हाँ हाँ सही सही है, सही है, सॉरी 10⁵ ही होगा। हाँ 5 होगा, 5 होगा। मैंने इसको बाद में ले लूंगा, यहाँ नहीं तो यहाँ ले लेते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन
हाँ ठीक है। तो ये हो गया। और एच रो जी हाइट इसका कितना है, ये हाइट मीटर में आ जाएगा फिर, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। ये क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे जो एच होगा ना वो मीटर में आ जाएगा। एच और वाटर का डेंसिटी 1 होगा, है कि नहीं? वाटर का डेंसिटी 1 होगा, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, देखो। हाँ, अगर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसको कन्वर्ट करो। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब कितना होगा? 10 टू द पावर 2 का होल क्यूब कर दो, तो 1 मीटर क्यूब होगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बनाओ और ग्राम को केजी बनाओ और इसमें पुट करो, तो फाइनली इतना आएगा 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो एच रो हो गया 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले लो, ठीक है? तो यहाँ पे जो एच होगा वो मीटर में आएगा। तो ये हो गया P1 और इसका V1 क्या होगा? 4/3 पाई R1 का क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बबल एयर बबल यहाँ नीचे आएगा, नीचे का एयर बबल को कैसे मेजर करेंगे? तो दो तरीका है। अगर यहाँ पे कोई फिश है, कोई भी फिश है, ओके, उसका जो माउथ का साइज होगा, वो फिश तो इनहेल एक्सेल करता है ना, उससे एयर बबल निकलेगा, उसका माउथ का साइज का एयर बबल निकलेगा। या अगर इसमें कोई अ, आजकल स्विमिंग पूल हम लेते हैं ना, उसका अंदर पाइप इंसर्ट करते हैं, उसका अंदर पाइप इनलेट होता है, आउटलेट होता है। जो पाइप का डायमीटर होगा, पाइप का अंदर हमेशा पानी नहीं जाता ना, कभी कभी एयर बबल भी घुस जाता है, देखे हो कि नहीं? तो कभी कभी पाइप का अंदर से पानी के साथ एयर बबल आता है। तो पाइप का जो साइज होगा उसी साइज का एयर बबल यहाँ निकलेगा। अगर फिश, उस जमाने में वो फिश का लिए थे, तो फिश का एयर बबल उसका आज्यूम किए थे, फिश का माउथ का साइज इतना होता है, एयर बबल इतना होगा। तो एयर बबल का डायमीटर मिल गया यहाँ पे, इसका डायमीटर के बराबर होगा। तो डायमीटर से रेडियस निकाल दो, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू, उसका वॉल्यूम आ गया। दिस इज इक्वल टू P2। तो P2 को क्या लेंगे हम? P2 को इसको अगर इसमें लेंगे तो ये आएगा 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5, ओके, 1 एटमॉस्फेयर इंटू इसका V2 होगा ये 4/3 पाई। इसका खाली मेजरमेंट करना है, यहाँ पे जो एयर बबल आएगा उसका डायमीटर मेजर करना है और उसका रेडियस मेजरमेंट करना है। तो ये R2 का होल क्यूब। अगर यहाँ पे जो आया उसका डायमीटर और इसका रेडियस मेजरमेंट किए, तो इसका डायमीटर रेडियस मेजरमेंट करेंगे, तो इसका नहीं, तो इसके वो जब आएगा ना, तब हम देखेंगे किस एरिया में पट रहा है, इस इतना पोर्शन में पट रहा है, 2 3 4 5 अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये इतना से इतना तक आ रहा है, इतने में रह रहा है, फट जा रहा है। तो हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये फट रहा है, तो उससे उसका एक अंदाजा से एक डायमीटर ले लेंगे। अंदाजा, ये सब अंदाजा से लिया जाता है, ऐसे नहीं कोई कोई टेप पकड़ के बैठा होगा, एयर बबल आ रहा है उसको पकड़ के मेजर करेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो एयर बबल जो आ रहा है कहाँ से कहाँ तक आया, कितना तक आया, उसका डायमीटर हम लोग अनुमानिक लेंगे। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने से हमारा एच आ जाएगा, हाइट। हाइट और डेप्थ। डेप्थ, अगर इसका डेप्थ मिल गया, मान लो इसका डेप्थ मिल गया, इसका अंदर कितना वॉल्यूम वाटर रहता है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये स्विमिंग पूल हाँ सिलिंड्रिकल है। स्विमिंग पूल अगर सिलिंड्रिकल है या स्विमिंग पूल क्यूबॉइड है या रेक्टेंगुलर है, तो ये फिर मैथमेटिक्स लगा उसके बाद, ठीक है?
तो पाई आर स्क्वायर एच करो, मैथमेटिक्स लगाओ, तो समझ में आ गया। तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ हो गया। अब बॉयल्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, ये सब पढ़ लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट है एवोगाड्रोस। हाँ, पता होना चाहिए। R1 को हम अज्यूम करेंगे, जो ट्यूब हम स्विमिंग पूल में जो टैप ले रहे उस टैप का डायमीटर वो R1 आ जाएगा। R2 को हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है। R2 को हमें देखना है, ध्यान से देख के उसको मेजरमेंट करना है, एक अंदाजा से उसका वैल्यू लेना है बस। बाकी सॉल्व करने से आ जाएगा आंसर। क्लियर है? राइट। तो नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ एवोगाड्रोस लॉ लिखो। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो। Under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases, equal volume of all gases contain equal number of moles, equal number of molecules. Okay. So volume is directly proportional to number of moles or molecule under constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ बोल रहा है कोई भी गैस लो, अगर उसका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका जो वॉल्यूम है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एवोगाड्रोस लॉ। ये एवोगाड्रोस लॉ से हम लोग क्या देखे, ये हम लोग देखे कि एट 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure, 1 mole of any gas, 1 mole of any gas or gas 22.4 लीटर, ठीक है। तो 1 mole of any gas is found to contain 22.4 liter. This is found by observation, ठीक है। तो 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसका वॉल्यूम इतना आ रहा है, ठीक है। ये एवोगाड्रोस लॉ हो गया। तो मतलब हमारे पास 3 लॉ आ गया। तो 298 होगा। और बार करने से तो आए। देखो टेम्परेचर एक्चुअली होता है ये -273.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन, ये एक होता है, ठीक है। और एक होता है
वन बार, वन बार में 22.4 लीटर होता है क्या? तो वन बार तो कम। हाँ, मैं हम लोग जब पढ़े थे, हमारा स्टूडेंट लाइफ में यही हम लोग पढ़े थे, वन एटमॉस्फेयर में 22.4 लीटर होता है। हाँ, वन बार में 22.7 होगा शायद। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर अगर कम हो गया, हाँ सही है, सही है, सही है। हाँ, हाँ हो सकता है वन बार। हाँ, हाँ, यस, यस, बढ़ जाएगा। सही है, सही है। हाँ, हाँ, वो लड़का सही बोल रहा है, वो लड़का सही पढ़ा है। ये सही है। वन बार में इतना हो सकता है क्योंकि उसको बढ़ जाएगा ना अमाउंट, अमाउंट बढ़ जाएगा तो 22.7। तो ये हम लोग जब पढ़े थे वन एटमॉस्फेयर में इतना है। तो वन बार अगर लोगे 22.7 लीटर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली स्टार्ट, रूम टेम्परेचर में कितना होगा? 298 अपॉन 273 इंटू 22.4 लीटर होगा। ये वॉल्यूम होगा, सही है कि नहीं बोलो? यही होगा। ठीक है। तो ये एवोगाड्रोस लॉ। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? बॉयल्स लॉ में पढ़े थे, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी। फिर चार्ल्स लॉ में पढ़े बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। फिर एवोगाड्रोस लॉ में पढ़े बी इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो इसमें क्या पढ़े थे? कांस्टेंट, कांस्टेंट टी एंड एन। इसमें पढ़े थे हम लोग कांस्टेंट पी एंड एन। इसमें क्या पढ़े? कांस्टेंट पी एंड वी। अब हम क्या करते हैं, किसी को भी कांस्टेंट नहीं रखते हैं, सबको वेरिएबल रखते हैं। तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? n इंटू टी बाई पी होगा। मतलब v इज इक्वल टू ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से r इंटू एन टी बाई पी। तो पी वी बाय एन टी इज इक्वल टू आर हो गया। आर है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्योंकि ये सभी गैस के लिए यही वैल्यू आ रहा है, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। कोई भी गैस लो, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम आएगा। और इसको बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हम लोग पढ़े थे आइडियल गैस कांस्टेंट। तो लेकिन इसको बाद में चेंज हो गया नाम। इसका आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको गैस कांस्टेंट भी हमारा टीचर जो है वो बोलते थे कि गैस कांस्टेंट, इसको याद रख लो, गैस कांस्टेंट। तो जो भी है, नाम बड़ा नहीं है, मेन चीज है तो क्या यूज कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका वैल्यू कितना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आर हो गया हमारा गैस कांस्टेंट। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। हाँ, तो वहां से निकाल देंगे, सही बोल रहे हो। तो आर इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी हो गया। तो प्रेशर हम जानते हैं, अगर हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखते हैं और वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर, जब 1 मोल गैस लेते हैं और 273 केल्विन लेते हैं, तो इसको डिवाइड करने से ये वैल्यू आया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये जानते हो, कुछ स्टूडेंट को मालूम है ये वैल्यू ऑफ आर। लेकिन ये वैल्यू ऑफ आर जो है, इसको हम लोग और थोड़ा सा तोड़ फोड़ इसको
मॉडिफाई करेंगे, हम बोल रहे हैं प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, और एन इंटू टी होगा। तो एरिया एरिया कैंसिल हो गया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा वर्क होगा। तो ये वर्क का यूनिट में आना चाहिए, वर्क बाई नंबर ऑफ मोल इंटू टी। तो वर्क का यूनिट क्या होगा जूल। तो जूल पर मोल पर केल्विन यूनिट में आना चाहिए, या वर्क हीट जो कैलोरी और जूल इंटर कन्वर्टिबल है तो इसको हम लोग कैलोरी पर मोल पर केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आएगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो। तो हम जानते हैं प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो एच रो जी से प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर को लिख सकते हैं 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। और लीटर को लिख सकते हैं 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, जानते हो कि नहीं? ये जानते हो कि नहीं? 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होने से 1 लीटर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हो गया। तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, मीटर आ गया। न्यूटन इंटू मीटर तो जूल होता है जानते हो। तो ये एन जितना भी होगा 1 मोल इंटू टेम्परेचर 273 केल्विन, क्योंकि 273 केल्विन 1 मोल लेने से 1 एटमॉस्फेयर में 22.4 लीटर वॉल्यूम आता है। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फाइनल ये आया 8 पॉइंट कितना 314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, तो इसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट किए ये आया 1.98 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, तो 1.98 को कभी कभी हम लोग 2 भी ले लेते हैं, तो इसको 2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, इज इट क्लियर? हाँ, वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम 22.4 लीटर है ना। मैं अपना ले लिया, हम हमारा टाइम का ले लिया वॉल्यूम। अभी तो वॉल्यूम चेंज हो गया 22.7, तब 1 बार लेना है तो प्रेशर को 1 बार, इसको 10 टू द पावर 5 लेना है। फिर अगर इसको 10 टू द पावर 5 लोगे तो इसको 22.7 लोगे, एक ही बात है, यही आंसर आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। देखो हमारा टाइम -3 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 लीटर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है। यहाँ पे मैंने लिया ना 1 मीटर क्यूब 10 टू द 3 लीटर, तो 1 लीटर होगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो इसको मीटर क्यूब लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट, इसीलिए मीटर क्यूब लेंगे। ठीक है, तब न्यूटन इंटू मीटर आएगा, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है ना। सही है, तो ये यूनिट आया, ये 3 यूनिट याद रखना है। ऐसे ही और भी बहुत यूनिट है, लेकिन इतना यूनिट सब याद नहीं रखना है, ये 3 यूनिट याद रखो तो हो जाएगा। ठीक है, अगर बार में इसका आर का वैल्यू निकालोगे, आर का वैल्यू ये आया क्या, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तुम लोग बोलोगे सर आप तो पुराने जमाने के हैं, आप अपना यूनिट बता रहे हैं, हम अभी अपना अभी जमाने का यूनिट चाहते हैं। एटमॉस्फेयर नहीं लेंगे, हम बार लेंगे, हम बार में इसका एक्सप्रेस करेंगे, तो इसका यूनिट थोड़ा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर को जब बार में कन्वर्ट करोगे तो जो 1.01325 जो है, नहीं तो 0.987 है, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो इससे क्या आएगा 0.0831 आएगा। ये आएगा बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। समझ में आया, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स अभी तक ये यूज हो रहा है, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, ये अभी तक यूज हो रहा है,
लेकिन आज की डेट में कुछ साइंटिस्ट, जो नया साइंटिस्ट आता है, तो वो अपना सिग्निफिकेंस रखने के लिए वो लोग कुछ नया चीज बोलते हैं, लेकिन नया कुछ नहीं होता है, वो पुराना चीज को मॉडिफाई करके बोलते हैं नया हो गया, तो ये बार में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट बार को ही एज्यूम किया है, एटमॉस्फेयर को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लिया है। जो आईयूपीएसी ने बार को स्टैंडर्ड, थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड लिया है, तो मतलब ये वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? तो और एक स्टूडेंट आ रहा है सर, ऐसे नहीं करेंगे हम जो एटमॉस्फेयर को किलो पास्कल करेंगे, तो एटमॉस्फेयर को किलो पास्कल करके उसको भी एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या होगा, 8.314, जितना आया था उतना ही होगा, खाली यूनिट इसका लिखेंगे, जूल के जगह किलो पास्कल लिखो, किलो पास्कल, और लीटर के जगह डेसीमीटर क्यू लिखो, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, तो किलो पास्कल इंटू डेसीमीटर क्यू इज जूल ओनली, तो इसको ऐसे भी लिख सकते। हाँ, ये लिख सकते हो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ये वाला एसआई यूनिट है, ये दिस इज एसआई यूनिट, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? तो आर का कितना वैल्यू मैंने दिया, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू दिया, इसमें से कोई भी वैल्यू अपना मर्जी से यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। तो फिर एक स्टूडेंट आ रहा है, सर मेरे को टॉरिसेली जो साइंटिस्ट है, वो जो पहले एटमॉस्फेयर प्रेशर के बाद पता किए थे, टर या मिलीमीटर ऑफ एच, तो 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ एच, उसमें एक्सप्रेस करना है। तो ठीक है भाई, 1 एटमॉस्फेयर 760 मल्टीप्लाई कर दो, तो उसमें मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 62.3 लीटर इंटू मिलीमीटर ऑफ एच जी, एटमॉस्फेयर की जगह मिलीमीटर ऑफ एच जी आएगा, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट भी पसंद है, तो इसको भी याद रख लो बस। लेकिन एग्जाम में 1 2, इसको कुछ लोग 2 ले लेते हैं, इतना क्यों याद रखेंगे, 2 ले लो ना, या 3, अप्रोक्सीमेटली लेना है, कि आईआईटी नहीं चाहेगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, आंसर अप्रोक्सीमेटली बता दो। तो ये 3 वैल्यू याद रखोगे तो बाकी सब ये वैल्यू अपने आप यहाँ से डिराइव हो जाएगा, अगर चाहो तो याद रख लो सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया? इज इट क्लियर? हम लोग सब यूनिट यूज करते हैं, इस जहाँ पे जो डायमेंशन में प्रेशर देगा, जो डायमेंशन में वॉल्यूम देगा, उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, ताकि दोनों साइड में डायमेंशन सेम रहे, यूनिट सेम रहे, और हमारा कैलकुलेशन में फाइनल आंसर सही है। इसलिए हम लोग का इतना सारा यूनिट और इतना वैल्यू है। क्लियर है? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो गया, पीवी इज इक्वल टू जो एनआरटी आ गया, जिसको हम एक इक्वेशन नाम दे दिए आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि ये आइडियल स्टूडेंट के लिए है, तो इसलिए ये आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है, उसको हम लोग फर्दर मॉडिफाइड डिराइव कर सकते हैं। तो पी भी प्रेशर पी, वॉल्यूम बी, नंबर ऑफ मोल्स एन, आर टी, हम पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इंटू आर टी। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर टी, डब्ल्यू बाई वी हो गया डेंसिटी आर टी, और इसको कोई कोई लिखता है रो आर टी, रो को डेंसिटी ले लेता है।
रो डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये है पीएम इज इक्वल टू रो आर टी और डी आर टी लिख दो। अब इसको नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स इनटू आरटी। तो नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर, तो इससे क्या आएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू पी वी एन ए बाय आर टी। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू पी वी एन ए बाय आर टी। तो इसको याद रख सकते हो प्राइम मिनिस्टर्स डिफेंस रिसर्च टेक्नोलॉजी। और ए नंबर ऑफ एटम्स है पी वी नरसिम्हा राव रिटायर्ड, रिटायर्ड हार्ट। तो नंबर ऑफ एटम्स पी वी एन ए बाय आर टी, या इससे भी डिराइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। कैपिटल एम मोलर मास है, कैपिटल एम है मोलर मास। ये एन है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, ठीक है। पी वी एन ए बाई आर टी ये हो गया। हाँ, एन को भी बाई वी करेंगे बाई 22.4 वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ऐसे करके बाकी जो डेरिवेशन यहाँ से आएगा जो भी करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े इसमें से एक क्वेश्चन में देता हूँ करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सिंपल है लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तब सोचना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन है एन ओपन वेसल, सिंपल इजी क्वेश्चन देता हूँ। एन ओपन वेसल is heated. An open vessel is heated strongly. Open vessel is heated strongly and with initial temperature 300 केल्विन, मतलब 300 केल्विन में था, इसको हीटिंग करना शुरू किए। ओके। If at final temperature if at final temperature 2/3 of air has been expelled, मतलब जब फाइनल टेम्परेचर आया तब इसमें से 2/3 चला गया, 1/3 रह गया। हाँ, तो what should be the final temperature? What should be the final temperature? तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट टू पूछा है if half of the air has to be expelled, अगर उसमें से हाफ एयर को एक्सपेल करना है, व्हाट शुड बी फाइनल टेम्परेचर? हाँ, शायद 900। हाँ, व्हाट शुड बी फाइनल टेम्परेचर? पार्ट 3 if final
temperature, if final temperature is 200 Kelvin, then अगर फाइनल टेम्परेचर थ्रू 200 केल्विन हो गया, देन हाउ मच एयर हाउ मच एयर how much percentage of air how much percentage of air is increased compared to initial तो क्वेश्चन कैसे करना है, हाँ देखते हैं। फर्स्ट का 500 आ रहा, हाँ 9, फर्स्ट का 400 आ रहा, हाँ 900 होगा। अभी देखो कैसे करना है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बोलो। हाँ सही है, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो और फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं वो समझ के करना है क्वेश्चन, याद रख के नहीं करना है। गैसियस स्टेट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड थॉरोली लाइक फिजिक्स। सपोज कंटेनर ओपन है, ये यहाँ पे बोल दिया ओपन कंटेनर। अगर कंटेनर ओपन है, हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, एयर एक्सपेल हो रहा है, क्यों हो रहा है बोलो। हाँ हाँ हाँ, इसको हीटिंग करने से इसका अंदर, हाँ हाँ, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है। तो वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है, एयर उड़ जा रहा है क्योंकि उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल फिक्स रखेंगे, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ये ओपन है, इसको प्रेशर मेंटेन करना है 1 एटमॉस्फेयर। तो जो जो एयर 1 एटमॉस्फेयर तक मेंटेन कर पाएगा उतना ही मोल रहेगा, बाकी मोल उड़ जाएगा। ये तो मालूम है, हीटिंग करने से एयर उड़ जाता है, चला जाता है, क्योंकि एयर एक्सपांड करेगा तो वॉल्यूम, हाँ तो इस, देखो 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गैस को हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग करने से क्या होगा, इसका ये ओपन वेसल है, उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इतना वॉल्यूम में एयर रहेगा। अगर हीटिंग करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो बाकी सबको कांस्टेंट कर दो, प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तो एयर तो एक्सपांड होगा ना, उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन ओपन वेसल है तो इतना में वॉल्यूम जितना रह रहा है उसको हम काउंट में ले रहे हैं, जो बढ़ गया जो बाहर चला गया उसको काउंट में नहीं ले रहे। तो मतलब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब उसका मोल चेंज हो रहा है। सही है कि नहीं। हाँ देखते हैं। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन मोल कांस्टेंट नहीं है, एन इज नॉट कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जब हीटिंग करेंगे एयर तो चला गया ना, कुछ मोल चला गया, एक्सपेल हो गया, तो एन कांस्टेंट नहीं है। हाँ टी तो कांस्टेंट नहीं है, एन इज नॉट कांस्टेंट, टी इज नॉट कांस्टेंट। तो हम तो टेम्परेचर बढ़ाए तभी तो हीटिंग हुआ, टी कांस्टेंट नहीं है। हाँ इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब जितना ओपन वेसल में जितना वॉल्यूम ले रहे हैं उतना वॉल्यूम में हम मेजरमेंट कर रहे हैं।
तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, क्यों रखेंगे? क्योंकि यहां से एयर जा रहा है ना, यहां से एयर तब तक जाएगा जब तक इसका प्रेशर और सराउंडिंग प्रेशर सेम नहीं होता है ना, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है कि एयर गोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टिल द प्रेशर बिकम्स इक्वल इन बोथ। सही है कि नहीं? सही है ना? तो यहां से एयर जब सराउंडिंग में गया, सराउंडिंग तो वास्ट एंड ह्यूज, हमारा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक कंटेनर में वो तो वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल, सराउंडिंग तो ह्यूज है। तो एयर जब हमारा सिस्टम से सराउंडिंग को गया तो सराउंडिंग में ये समा गया, तो उसमें उसका प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा वो हम सोचेंगे कम, कांस्टेंट रहेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एयर तब तक जाएगा जब तक इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो बाहर का प्रेशर के साथ इक्वल नहीं होता है, तब तक जाएगा। हम हीटिंग कर रहे हैं, पूरा एयर तो नहीं जा रहा है, कुछ जा रहा है कुछ रह रहा है कि नहीं? तो कुछ रह रहा है, क्यों रह रहा है? क्योंकि जब तक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं होगा तब तक एयर जाता रहेगा। तो अगर एयर जाता रहेगा तो एन तो कांस्टेंट नहीं है, टी तो कांस्टेंट नहीं है, हम क्वेश्चन में बोल दिए। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इतना वॉल्यूम में जो प्रेशर होगा वो भी 1 एटमॉस्फेयर होगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम लोग लिखेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर लिखेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 क्या होगा? N1 RT1 इज इक्वल टू N2 RT2। लेकिन R तो कांस्टेंट है, कैंसिल कर दो। तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा N1T1 इज इक्वल टू N2T2। सही है कि नहीं? बोलो, सही है? N1 होगा इनिशियल मोल, N2 होगा फाइनल मोल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, सपोज इनिशियल मोल है N और इनिशियल टेम्परेचर है 300, फाइनल मोल कितना है? अगर 2/3 एक्सपेल हो गया, चला गया, अगर 2/3 चला गया तो 1/3 बच गया ना, जो बच गया वो तो काम करेगा ना। तो N/3 लेना है, N/3 इंटू फाइनल टेम्परेचर कितना है इसका? T2। तो अब T2 कितना हो गया? T2 हो गया 900 केल्विन। क्लियर है कि नहीं? बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। प्रेशर कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि एयर का जब हीटिंग किए प्रेशर बढ़ गया, तो एयर जाएगा बाहर, बाहर का प्रेशर कम है, वो तब तक जाएगा जब तक इसका प्रेशर बाहर का प्रेशर के साथ इक्वल नहीं होता है, वो 1 एटमॉस्फेयर। तो पहले भी तो 1 एटमॉस्फेयर था, हीटिंग करने से पहले तो 1 एटमॉस्फेयर था, और हीटिंग करने के बाद कुछ एयर चला गया तो फाइनली तो 1 एटमॉस्फेयर रह रहा है, मतलब 1 एटमॉस्फेयर ही है, प्रेशर कांस्टेंट है ना। सही है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, तब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर क्लोज कंटेनर लेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, व्हाट शुड बी फाइनल टेम्परेचर। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है इफ हाफ ऑफ द एयर हैज बीन एक्सहेल्ड, आधा चला गया तो आधा रहेगा, तो n इंटू 300 एस, तो फाइनली ये n/2 रहेगा इंटू T2, तो T2 हो गया 600, इसमें 600 केल्विन आएगा। ये बोल रहा कि टेम्परेचर हम कम कर दिए, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? एयर बाहर जाएगा, यहाँ से एयर एक्सपेल होके बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? हा? अगर यहाँ का टेम्परेचर कम कर देंगे तो एयर एक्सपेल होके बाहर नहीं जाएगा, उल्टा हो जाएगा,
उल्टा बाहर से, हाँ बाहर से एयर अंदर आ जाएगा, तो बाहर से एयर अंदर आएगा। तो सपोज इसका इनिशियल मोल है n और उसका इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो फाइनल मोल मालूम नहीं है, n2 ले लो। फाइनल टेम्परेचर है 200 केल्विन। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा? हाँ हाँ, वही तो दिखाई दे रहा है तो। हाँ, तो अभी n2 कितना होगा? n2 इज इक्वल टू 3/2n होगा। n2 इज 3/2n। तो अगर n2 3/2n हुआ, हाँ n था, हाँ, तो चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ 3/2n माइनस n, तो 1/2n, इतना चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? परसेंटेज चेंज जो चेंज हुआ पहले जो था इंटू 100, सही है कि नहीं? तो चेंज हुआ n/2, n/2 चेंज हुआ, पहले था n इंटू 100 कर दिए, तो 50% बढ़ गया इसका एयर, सही है? क्लियर? तो फिर अभी हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज में। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिए, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आ गया। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ हाँ जरूर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी हैंड राइटिंग थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, ये माउस इसमें लिखना आदत नहीं है ना। हाँ, वही वही पेन में, पेन टैब में वो इसका ये हो रहा है ना, पेन टैब में ही यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फ्रिक्शन है कम है, फ्रिक्शन कम है। आदत रहेगा पेन एंड पेपर में, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है। तो, तो अच्छा, ठीक है देखते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ओके। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है, वो वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ओके। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या हुआ, कुछ एक्सपेरिमेंट में कुछ डिफेक्ट हुआ, उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कवर हुआ, ओके। तो क्या डिफेक्ट हुआ? तो एक्चुअली क्या होता है, गैस, मोस्ट ऑफ द गैस इज प्रिपेयर्ड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। गैस को हम लोग क्या करते हैं,
एक गैस जार में पानी ले लेते हैं, याद है गैस प्रिपरेशन। इसका इसका नीचे बीहाइव सेल रखते हैं ऐसे करके, जहाँ पे होल होता है, यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब आता है ऐसे करके, और इधर से गैस आके यहाँ पे पानी रहता है पूरा, नीचे ऐसे रखते हैं एक टम्बलर, एक जार नहीं तो कंटेनर जिसमें पानी रहता है। वीआईपी सेल में भी पानी रहता है, गैस सिलेंडर में भी पानी रहता है। तो गैस जो यहाँ से आया, ये बबल यहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ तक आएगा गैस। तो धीरे धीरे वाटर रिप्लेस होके गैस बन जाता है यहाँ से, तो पानी का लेवल यहाँ से बढ़ जाता है। तो ऐसे करके गैस प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ द गैस इज प्रिपेयर्ड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो इसमें गैस जो मेजरमेंट हो रहा है उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसमें देखें कि P1 आया, V1 और T1, तो हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, टेम्परेचर 300 केल्विन ले लेते हैं, T2 को भी 300 केल्विन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम गैस प्रिपेयर किए, वो गैस का वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम था 2 लीटर, और इसका प्रेशर जो आया, वो प्रेशर आया 1.13 एटमॉस्फेयर, ठीक है। हम दूसरे टाइम सेम अमाउंट ऑफ गैस प्रिपेयर किए, इसमें जितना मोल गैस प्रिपेयर किए, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी नंबर ऑफ मोल सेम, ये दोनों में n इज कांस्टेंट। तो इसका वॉल्यूम हमें लेकिन 2 लीटर का गैस जार नहीं मिला, सेकेंड टाइम जब एक्सपेरिमेंट किए, लैब में अवेलेबल नहीं था, हमें 1 लीटर का गैस जार मिल गया। तो 1 लीटर में एक्सपेरिमेंट किए, तो उसमें प्रेशर क्या सेम आएगा, ज्यादा ज्यादा होगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कितना होगा, मतलब 2.26 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, लेकिन 2.26 एटमॉस्फेयर नहीं हुआ, ये हुआ 2.13 एटमॉस्फेयर, ये हुआ। तो मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 क्या सेम हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर सेम नहीं है मतलब बॉयल्स लॉ गलत है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हुआ। तो ये डबल क्यों नहीं हो रहा है, तो डाल्टन जब एक्सपेरिमेंट किए डबल नहीं आ रहा, तो डाल्टन घबरा गए क्या हो रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, इधर बॉयल्स गलत है या मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरा एक्सपेरिमेंट में कोई गलतियां हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किए, बार बार किए, तो रिजल्ट वही आया। रिजल्ट व्हेन वॉल्यूम इज हाफ, प्रेशर इज नॉट डबल। तो डाल्टन बॉयल्स को बताया कि ऐसे हो रहा है, तो बॉयल्स ने बताया कि नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट में कोई गलती है, ये कभी नहीं हो सकता है, मैं तो एक्सपेरिमेंट कई बार किया, कई साल पहले किया था, तो पीवी इज कांस्टेंट, ये तो आना चाहिए। तो डाल्टन को समझ में नहीं आया कहाँ पे गलतियां हैं, अगर बॉयल्स सही है तो मेरा एक्सपेरिमेंट भी तो सही है। हाँ, इधर प्रॉब्लम क्या है, इधर जो गैस है ना, वो ड्राई गैस नहीं है, दिस गैस इज मॉइस्ट गैस, मॉइस्ट गैस। तो वो सोचे कि ये मॉइस्ट गैस, इसके बाद वो डिस्कवर किए कि यहाँ पे जो गैस कलेक्ट हुआ वो तो पानी के थ्रू गया ना, तो पानी का भी कुछ वाटर वेपर होगा। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, हाँ, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट, यस, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, यस। तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इसमें उनको टेंशन दिया, तो उसके लिए इसका नाम दे दिया एक्वस टेंशन।
एक्वस मतलब वाटर होता है ना, जो मुझे टेंशन दे रहा है, इसीलिए इसको बोल दिया एक्वस टेंशन। तो वो बताए कि प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस। और यहाँ पे हम लोग जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ये ड्राई गैस का प्रेशर नहीं है, ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर है। दिस इज ऑब्जर्व प्रेशर। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको पहले करेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस होता है। तो ये 300 केल्विन में प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो है, जिसको एक्वस टेंशन बोलते हैं, ओके, वो होता है 0.13 एटमॉस्फेयर। और ये जो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो है, वो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मतलब कंटेनर जो है, उसको वॉल्यूम चेंज करने से वाटर वेपर का जो प्रेशर है वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन ड्राई गैस का प्रेशर चेंज होगा। तो इसमें 0.13 है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, तो 1.13 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस 0.13 है। तो प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस कितना होगा इसका? 1.0 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम। तो अगर हम वॉल्यूम को हाफ करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? डबल होगा। एस, तो प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस सेकेंड केस हो गया 2 एटमॉस्फेयर, वो डबल होगा। अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे, ड्राई गैस का प्रेशर चेंज होगा। जो बॉयल्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो ड्राई गैस लेके किए थे, वो मॉइस्ट गैस लेके नहीं किए थे। तो ये ड्राई गैस अगर डबल हो गया तो प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? तो ड्राई गैस का प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर 0.13, तो ये 2.13 आएगा। तो ऐसे करके ये कंक्लूजन में आया कि हाँ, यहाँ पे मॉइस्ट गैस का प्रेशर ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर का प्रेशर ऐड करना है। तो इससे वो अपना जो भी लॉ है वो डिराइव किए, जिसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब एक्वस टेंशन का बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद डाल्टन्स लॉ में जाएंगे। ठीक है? तो मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। तो ये होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। नेक्स्ट लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो क्या है? तो लिखो इसका डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द, राइट, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the pressure exerted by, it is defined as the pressure exerted by vapors of the liquid, the vapors of the liquid, it is defined as the pressure exerted by vapors of the liquid above its surface, the it is defined as the pressure exerted by vapors of the liquid above its surface, its surface at equilibrium
at equilibrium, at a given temperature, at equilibrium at a given temperature. Vapor pressure लिखो, it is defined as the pressure exerted by, it is defined as the pressure exerted by vapors of the liquid, the pressure exerted by vapors of the liquid, बोल रहा हूँ, it is defined as the pressure exerted by vapors of the liquid above its surface at equilibrium at a given temperature. देखो, एक क्लोज कंटेनर में सपोज एक लिक्विड रखा है, कोई भी लिक्विड है, लिक्विड है इधर पेट्रोल, डीजल, ईथर, अल्कोहल, वाटर, कोई भी लिक्विड रख दो, ये लिक्विड रख के क्लोज कर दो कंटेनर को ग्लास वेसल में, तो रखने से क्या होगा, लिक्विड का एवापोरेशन होगा, लिक्विड का क्या होगा, एवापोरेशन होगा, ओके, तो इसका एवापोरेशन होगा, तो एवापोरेशन होने से उसका वेपर आएगा, लेकिन वेपर का तो हाई काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन नहीं, तो वेपर्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, तो वेपर्स क्या करेगा, इधर उधर भटकता रहेगा, घूमता रहेगा, वॉल में कोलाइड करता रहेगा, एक दूसरे के साथ कोलाइड करता रहेगा, तो वेपर्स व्हेन मूविंग एंड कोलाइडिंग विथ अदर्स, इट कैन लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड कंडेंस, तो ये कंडेंस हो सकता है, ओके, तो लिक्विड रखने से उसका वेपर आएगा, वेपर जब बनेगा वो फिर लिक्विड होना चाहेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा, ये तब तक चलेगा जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इक्विलिब्रियम मतलब एक स्टेट होता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो इनिशियली एवापोरेशन ज्यादा होगा, कंडेंसेशन जीरो होगा, लेकिन कुछ देर के बाद कंडेंसेशन का रेट बढ़ेगा क्योंकि वेपर ज्यादा बन रहा है, तो कंडेंसेशन बढ़ेगा, वो जो वेपर बन रहा है वो फिर लिक्विड देगा, जब वेपर से लिक्विड आएगा फिर एवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा क्योंकि लिक्विड इसका सरफेस ब्लॉक कर देगा, जब यहाँ पे लिक्विड आ गया, ब्लॉक हो गया, तो एवापोरेशन कम होगा, तो एवापोरेशन इनिशियली ज्यादा होगा, मान लो यहाँ पे हम रेट ग्राफ में लेते हैं, यहाँ पे टाइम लेते हैं, इनिशियली एवापोरेशन का रेट ज्यादा होगा, कंडेंसेशन का रेट कम होगा, जीरो होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसको हम कंटेनर को रख दिए कुछ देर के लिए, तो एवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा, कम होते जाएगा, कंडेंसेशन का रेट बढ़ते जाएगा, एक टाइम आएगा जिसमें एवापोरेशन का रेट कंडेंसेशन का रेट सेम हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, एक टाइम आएगा जिसमें दोनों का रेट सेम हो जाएगा, जब दोनों का रेट सेम हो गया उस टाइम को बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, सही है, तो इक्विलिब्रियम हो गया तो एवापोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो उस समय जो अमाउंट ऑफ वेपर आएगा वो कांस्टेंट होगा, एट इक्विलिब्रियम the amount of vapor, the amount of vapor remains constant, okay, remains constant, तो यहाँ पे जो वेपर्स आएगा, वेपर्स का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, जब वेपर्स का अमाउंट कांस्टेंट है तो उसका प्रेशर भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो, तो इट विल एक्सर्ट कांस्टेंट वेपर प्रेशर, कांस्टेंट वेपर प्रेशर, ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन
two things. Number one, temperature. Number two, nature of liquid. नेचर ऑफ लिक्विड मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हाँ, बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ तो जो वेपर प्रेशर आएगा उठे हाँ चेंज होता है टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन का रेट बढ़ेगा और अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन रेट और अमाउंट ऑफ वेपर जब बढ़ता है तो क्या होता है कि उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर हर लिक्विड का बढ़ता है गारंटी और नेचर ऑफ लिक्विड अब मान लो पेट्रोल रख दो घर में एक ओपन कंटेनर में पेट्रोल रख दो 1 घंटे के बाद क्या होगा पेट्रोल रखोगे 1 घंटे के बाद नहीं रहेगा पूरा उठ जाएगा पूरा एवापोरेट हो जाएगा पूरा का पूरा चला जाएगा ठीक है वोलाटाइल है पेट्रोल हाईली वोलाटाइल है तो अगर किरोसिन रखोगे किरोसिन रख दिए कंटेनर में 1 घंटे के बाद देखोगे आधा हो गया आधा एवापोरेट हो गया लेकिन पानी रख दिए 1 घंटे के बाद क्या पानी आधा हो जाएगा नहीं है कम एवापोरेट थोड़ा सा नेग्लिजिबली स्मॉल एवापोरेट होगा लेकिन कम होगा देखो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है लिक्विड का जो पानी है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो जो लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एवापोरेशन होने में रुकता है एवापोरेशन कर नहीं पाता लेकिन पेट्रोल और किरोसिन डीजल जो है उसमें वीक भांडरवाल्स फोर्स है जो कि बहुत ही वीक है तो भांडरवाल्स फोर्स कम है इसलिए उसका एवापोरेशन जल्दी होगा अगर एवापोरेशन जल्दी होगा कोई भी लिक्विड सेम टेम्परेचर में रखो वाटर रखो पेट्रोल रखो किरोसिन रखो तो अगर उसका रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा अगर वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो उसका आ, उसका वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा है कि नहीं बोलो तो ये नेचर ऑफ लिक्विड डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट हाँ मैक्सिमम केसेस में भांडरवाल्स फोर्स लगता है सब में नहीं लगता मैक्सिमम वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अलग कर दिया ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है ना भांडोवास का तीन तीन से कम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 से 10 किलो कैलोरी होता है तो उसको अलग कर दिया उसको अलग कैटेगरी में ले लिया स्ट्रॉन्गेस्ट भांडोवास फोर्स बोल के इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया तो यहाँ पे क्या है हाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट भांडोवास फोर्स है लेकिन जैसे लांथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज है ना पीरियोडिक टेबल से बाहर हटा दिया ना उस टाइप का हो गया यहाँ पे वो तो पीरियोडिक टेबल का पार्ट है लेकिन उसको अलग से लिखा है क्योंकि उसको रखने से बाकी सब एलिमेंट का प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा और वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए उसको नीचे लिखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी से अलग करके लिखा है इस टाइप का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर है तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर
तो ये कंटेनर का वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम दे देंगे तो वेपर जो बनेगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसका अमाउंट इतना एडजस्ट हो जाएगा जैसे कि उसका प्रेशर सेम रहे। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कंटेनर का वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Pardon? हाँ 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 हाँ, ले चैटर्लीस प्रिंसिपल से उसको और अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सब कॉन्सेप्ट। तो आगे का चैप्टर में आएगा। अभी के लिए इतना याद करो कि वेपर प्रेशर जो आएगा, वेपर प्रेशर का वाटर जो आता है उसको हम लोग एक्वस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्लियर हो गया। तो वहां पे इसके बाद हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी तो टाइम हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में लिखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहाँ से स्टार्ट होगा। पढ़न, हाँ ट्यूजडे ट्यूजडे ठीक। ली चैटलियस प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल है क्लाउसियस क्लापेरन इक्वेशन। क्लाउसियस क्लापेरन इक्वेशन, क्लाउसियस क्लापेरन इक्वेशन, क्लाउसियस क्लापे, ये थर्मोडाइनेमिक्स में है। हाँ, ये नाम याद नहीं रखना है, वो उसका काम याद रखना है, वो क्या बताया उसका फॉर्मूला याद रखना है। नहीं नहीं, ये अलग अलग है। हाँ, तो ये जो है ना, हाँ ट्यूसडे क्लास ले लेंगे, अभी अभी चलता रहेगा क्लास। ठीक है, नहीं तो सिलेबस पीछे पीछे हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, ओके देन, थैंक यू, बाय।